पूजा पंखा थोड़ा तेज चलाओ ना। अब कितनी तेज करूं, हाथ से पंखा करने में दर्द होने लगता है। तो ठीक है, थोड़ा मेरी तरफ कर दो, हवा अच्छे से नहीं लग रही है। काश हमारे घर में भी कूलर होता, कम से कम इस परेशानी से तो छुटकारा मिलता। यहाँ पंखा खरीदने के पैसे तो बचते नहीं और तुम कूलर की बात करती हो। इतना ही कूलर चाहिए था तो महेज में मंगला लेती अपने लिए। बड़ा दहेज दहेज कर रहे हो। आपका घर ये देख रहा हो इस हालत में है कि यहाँ दहेज मिल सके। वो तो पिताजी ने मजबूरी में इस रिश्ते के लिए हाँ कर दिया था। और ये लो पंखा, अब खुद ही हवा करो। हाँ ठीक है, लाओ दो मुझे, मैं खुद ही कर लूंगा। अगले दिन सुबह देवरानी और जेठानी चूल्हे के पास बैठकर काम कर रही होती है। तभी शीला बोलती है। पूछा, मुझे लगता है हमारे घर में एसी लगने वाला है। क्या बात कर रहे हो दीदी, इस घर में पंखा लगने की तो कोई संभावना नहीं है और आप एसी की बात कर रही हो। नहीं पूजा, मैं सच कह रही हूँ। कहीं कहीं आपने तो कोई सपना नहीं देखा? हाँ सपने में देखा। मैंने सपने में देखा कि पंखे में एसी जैसी हवा आ रही थी और सभी लोग आराम से सो भी रहे थे। तो दीदी अब आप ज्यादा मत सोचो, सपने को सपना ही रहने दो। अगले दिन शीला एक दूसरे कबाड़ वाले कमरे में सफाई करने के लिए चली जाती है। ये घर तो देखने में इतना ज्यादा गंदा लग रहा है जैसे कई सालों से किसी ने साफ ही नहीं किया हो। ऊपर से इतना सारा सामान भरा हुआ है, इन सब कबाड़ को फेंक देना चाहिए। पता नहीं क्यों क्यों रखा हुआ है इन सबको। अरे हाँ, इसमें कुछ जरूरी सामान भी हो सकता है। एक काम करती हूँ, इन सब सामान को छांट लेती हूँ। ओफ, इतनी गर्मी इस घर में तो बहुत गर्मी है। मेरा तो इस घर में रहकर कोई काम करने का मन नहीं करता है, लेकिन ये तो सही है कि कम से कम आधा काम घर का दीदी संभाल लेती है। अब मेरे हिस्से का काम तो मुझे करना ही पड़ेगा। चलो जल्दी जल्दी से सारा काम कर लेती हूँ, सब खत्म कर लेती हूँ। अरे ये टेबल फैन, अरे ये टेबल फैन की पंखुड़ियां लगती है और इसकी मोटर है ये। हाँ, ये तो बड़ी काम की चीज हो सकती है। अभी तो बहुत सारा सामान है यहाँ, अगर ऐसे ही सफाई करने लगी तो पूरा दिन निकल जाएगा। एक काम करती हूँ, पूजा को भी साथ में बुला लेती हूँ, सभी साथ मिलकर सफाई करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। अरे पूजा, अरे यहाँ आ। अरे कहाँ है, जरा इधर तो आ। क्या बात है दीदी, मैं यहाँ हूँ, थोड़ा काम कर रही थी। अरे वो काम तो रोज होता रहेगा, जरा इधर तो आ जल्दी से, इस कमरे में सफाई करनी है। क्या हुआ दीदी, आज आपको इस कबाड़ वाले कमरे की सफाई करने की क्यों सूझी है? मैं तो रोज सोचती थी लेकिन इसकी सफाई नहीं हो पाती थी। आज सोचा हम दोनों मिलकर ही इसकी सफाई कर लेते हैं। ठीक है दीदी, चलो जल्दी से सफाई करवा देती हूँ। हाँ चलो, यहाँ से जरूरी सामान अलग अलग करके एक तरफ रख देना। अगले दिन। अच्छा पूजा, तुझे उस कबाड़ वाले कमरे से क्या क्या मिला था? मुझे तो उससे प्लास्टिक की बाल्टी, कुछ 2-3 लीटर वाली वो बोतलें, टेबल फैन, मोटर और कुछ बोरियां और साथ में बांस की लकड़ियां मिली थी और कुछ नहीं था। इतनी चीजें तो काफी है। अब तुम बस ये समझो कि तुम्हारा कूलर तैयार हो गया, वो भी बिना कोई नया कूलर खरीदे। हैं? ये कैसे, क्या बोल रही हो आप? हाँ, जो जो सामान तुमने इकट्ठा किया है, अब देखना मैं उससे कैसे एक जुगाड़ू कूलर बनाती हूँ। अच्छा ये बात है, वैसे मुझे कुछ प्लास्टिक के पाइप भी मिले हैं जो घर के किचन का पानी बाहर निकालते थे। बहुत अच्छा, इसका मतलब तुमने एसी का भी जुगाड़ कर दिया है। अब देखना मैं उसी पाइप से कैसे जबरदस्त जुगाड़ू एसी बनाती हूँ। इस तरह शीला ने अपने दिमाग में एक एसी और एक कूलर बनाने का फैसला कर लिया, लेकिन उन सामानों से एसी और कूलर बना पाना बड़ा ही अजीब लग रहा था। क्या सच में शीला एसी और कूलर बना पाएगी? शीला और रमेश की शादी के पीछे क्या कारण था? तपती गर्मी के मौसम में किचनपाल के परिवार को किस तरह की परेशानियों से गुजरना पड़ता था? आखिरकार में शीला ने ऐसी क्या दिमाग लगाया और क्यों वो पूरे गांव में अपने नाम से मशहूर हो गई? पूरी कहानी जानने के लिए चलिए फ्लैशबैक में चलते हैं। अरे आज खेतों में कुछ सब्जियां मिली कि नहीं? जी पिताजी, मिली है। आज तो सोच रहा था कि जल्दी बाजार निकल जाते हैं, बाद में तो सब्जी वाले की भीड़ एकदम बढ़ जाती है, फिर हमारी सब्जियां बहुत कम लोग लेते हैं। हाँ पिताजी, भैया ठीक कह रहे हैं। वैसे भी हमारी सब्जियां ताजी ताजी होती है तो इन्हें लोग जल्दी खरीद लेते हैं। अगर बाजार में इतनी भीड़ नहीं होगी तो चलो ठीक है, जैसा तुम लोगों को ठीक लगे। अच्छा भैया, मैं खेतों का थोड़ा काम निपटा लेता हूँ, आप सब्जियां लेकर बाजार चले जाओ। मैंने सब्जियां बाहर ठेले पर तैयार कर दी है।
हाँ ठीक है। और हाँ, वो अपना पुराना वाला फावड़ा खराब होने वाला है, तो ज़रा ध्यान से फावड़ा चलाना। कुछ दिनों में ही खुद बाजार जाकर मैं उसे एक नया फावड़ा लेकर आऊँगा। ठीक है भैया, मैं ध्यान रखूँगा। अब कमलेश खेतों पर काम करने के लिए चला जाता है, खेतों में काम करने लगता है। तभी गांव के काका रास्ते में रमेश को देख लेते हैं और बोलते हैं, अरे रमेश, अरे भाई क्या बात है, आज तो बड़ी जल्दी निकल गया तू। हाँ काका, बस थोड़ा पहले ठेला लगाकर देख लेते, सारा माल बिक जाए तो हमें भी थोड़ा बहुत फायदा मिल जाता है। हाँ ये बात तो तूने बिल्कुल अच्छी कही, सही कहा। चलो अच्छा है, मैं भी थोड़ा खेतों की तरफ ही जा रहा था। ठीक है काका, मैं भी चलता हूँ। गोविंद काका खेतों में कमलेश के पास पहुंच जाते हैं। ले लो, एक भाई सब्जी बेचने निकल गया तो दूसरा भाई यहाँ जी जान से मेहनत करने में लगा। मान गए बेटा, वाकई में तुम दोनों बहुत मेहनती हो। अरे मेहनत कैसी काका, ये तो हमारा रोज का ही काम है। अब इसे नहीं करेंगे तो फिर क्या ही करेंगे। अच्छे सोचा बेटा, मेहनत करने वालों की तरक्की शिखर तक पहुंचती है। आज तुम भले ही हालातों से गरीब हो, लेकिन एक दिन देखना तुम्हारे दिन जरूर लौटेंगे और अच्छे दिन आ जाएंगे। काका बस आपका आशीर्वाद हमारे साथ है तो सब कुछ सही हो जाएगा। यहाँ से कुछ दूरी में ही दूसरे गांव में नंदलाल और उसकी बेटी शीला रहा करते थे। वह अक्सर इस गांव में आया करते थे। वाह भाई, इन खेतों में ये फसल देख कर तो दिल एकदम खुश हो गया। वैसे ये खेत गांव में किसके हो सकते हैं? अरे भैया, ये खेत तो गांव के किशन पाल के है। क्या कोई काम है आपको? हाँ, जरा मैं इन खेतों में डाले गए बीजों के बारे में जानकारी चाहता हूँ। मैंने सोचा इनके वाले बीज मैं भी डालूंगा अपने खेत में। ओह अच्छा, चलो मैं आपको उनके घर छोड़ देता हूँ, फिर आपको जो कुछ भी पूछना हो आप उनसे पूछ लेना। कुछ ही देर बाद वह दोनों किशन पाल के घर पहुंच जाते हैं। अरे किशन पाल, ये भैया आपसे मिलने आए हैं, कुछ पूछना है, जरा इनकी मदद कर दो। हाँ भैया बोले, क्या बात है? अरे भैया, आप अपने खेतों में कौन से चावल के बीज डालते हो? मैंने सोचा आपके वाले बीज मैं भी डालूंगा। फिर कृष्ण पाल ने अपने बीजों के प्रकार के साथ खेती की बातें बताई, जिन्हें सुनकर नंदलाल बहुत खुश हुआ। वाह भाई, मान गए। इसका मतलब आपका पूरा परिवार ही इस काम के लिए बड़ी मेहनत करता है। हाँ चाचा जी, हम तो खेतों में ही काम करते रहते और अपनी पूरी शक्ति लगा देते। बस उसी का परिणाम है कि गांव भर में हमारी फसलें सबसे ज्यादा अच्छी होती है। हाँ, ये बात तो तुम लोगों ने बिल्कुल सच कही। कुछ ही दिनों के बाद अपनी फसल की कटाई करने के बाद बाजार में वह फसल बेचकर बचा हुआ अनाज बैलगाड़ी पर गांव की तरफ दूसरे लोगों को बेचने के लिए ले जा रहे थे। तभी अचानक से अरे 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 अरे, ये क्या हो गया? लगता है बैलगाड़ी एक तरफ झुक गई है। जरा पीछे जाकर देखता हूँ। अरे नहीं नहीं, ये तो बैलगाड़ी एक पहिया मेरा गड्ढे में चला गया है। हे भगवान, अब क्या करूँ? इधर सारे अनाज की बोरियां हैं नीचे गिर रही हैं। हे भगवान, क्या करूँ? जल्दी इस पहिए को नहीं निकाला तो सारा अनाज खराब हो जाएगा। कोशिश करता हूँ एक बार। अब नंदलाल परेशान होकर उस बैलगाड़ी का पहिया उठाने की कोशिश करता है, लेकिन बैलगाड़ी का तिरछा हिस्सा हिल ही नहीं पा रहा था। तभी वहां रमेश पहुंच जाता है। अरे चाचा, क्या क्या कर रहे हैं आप? रुकिए रुकिए, कोई दिक्कत हो गई क्या? बेटा, मेरे अनाज की बैलगाड़ी देखो गड्ढे में फंस गई। ये गाड़ी बढ़ ही नहीं रही। आगे निकालने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा है। रुको चाचा, मैं आपका ये पहिया निकलवाने में कोशिश करता हूँ। हम बैलगाड़ी का आधा अनाज उतार देते, फिर इसका पहिया मैं उठाकर बाहर कर दूंगा। फिर रमेश ऐसा ही करता है। वह आधा अनाज निकालकर बैलगाड़ी का पहिया गड्ढे से निकालने की कोशिश करता है और बैलगाड़ी का पहिया निकल जाता है। फिर अनाज की बोरियां वापस बैलगाड़ी में रख देता है। वाह बेटा, पहले तो सुना था लेकिन अब देख भी लिया। सच में तुम बहुत मेहनती हो, मददगार इंसान हो। तुम्हारी वजह से आज मेरा अनाज खराब होने से बच गया। कोई बात नहीं चाचा, अब आप एक काम करो, मेरा फावड़ा लेकर आप पीछे की तरफ बैठ जाओ। मैं बैलगाड़ी चलाकर आपको आपके गांव तक छोड़ देता हूँ। इस तरह दोनों साथ में नंदलाल के गांव पहुंच जाते हैं। फिर रमेश भी अपना फावड़ा लेकर अपने गांव पहुंच जाता है। धीरे धीरे समय बीतता है और एक दिन नंदलाल अपनी बेटी के रिश्ते के लिए किशन पाल के घर पहुंचता है। बातचीत पक्की होने के बाद रमेश और शीला की शादी हो जाती है। शीला अपने ससुराल में आ जाती है, लेकिन यहाँ दिक्कतें और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी।
उसके लिए ये सारी चीजें अभी नई नई थी। एक दिन शीला चूल्हे पर खाना बनाकर अपने कमरे में जाती है। उस समय रमेश भी घर में आराम कर रहा होता है। तभी शीला, ओह इतनी गर्मी, चूल्हे के पास खाना बनाने में तो ऐसा लगता है जैसे खुद को तंदूर में पका रही हूँ। हाँ, सच में आपके घर आकर तो मेरा बुरा हाल है। तो पक जाओ रोटी बनाकर, कोई तुम्हें भी खा लेगा। ओहो चुप करो जी, आपको तो सिर्फ मजाक ही लगता है। जब आपको चूल्हे के पास रहकर खाना पकाना पड़ेगा ना, तब समझ में आएगा कितनी दिक्कत होती है। अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था। अच्छा माफ कर दो भाई, गलती हो गई। अच्छा चलो जल्दी से आप लोग खाना खा लो, फिर मुझे बर्तन भी तो धोने हैं। हाँ ठीक है। अगले दिन शीला घर पर काम कर रही होती है। तभी उसे सावित्री देख लेती है। बेचारी बड़ी बहू दिन भर काम करती रहती है, सारा काम उसी को करना पड़ता है। देखती हूँ इनसे बात करके कमलेश की भी शादी करवा देती हूँ, कम से कम छोटी बहू बड़ी बहू का सहारा तो बन जाएगी। क्या हुआ माँ जी, आप क्या सोच रही है? कुछ नहीं बहू, बस अपने छोटे बेटे के बारे में सोच रही थी। वो भी अब जवान हो गया है, तो सोच रही थी कि जल्दी से उसकी भी शादी हो जाए। ये तो अच्छी बात है माँ जी, देवर जी की शादी हो जाएगी तो घर में मेरी देवरानी भी आ जाएगी। कुछ समय बाद कमलेश की भी शादी हो जाती है और घर में पूजा आ जाती है। क्यों देवरानी जी, इस मिट्टी के घर में आकर कैसा लग रहा है आपको? दीदी लगना क्या, आप आ ही गए हैं तो सीखना तो पड़ेगा ही। लगता है काफी समझदार हो जो पहले इतना सब कुछ तुमने सोच लिया है। मुझसे ज्यादा समझदार तो आप लगती हो दीदी, जो यहाँ पर इतना जल्दी ही सब कुछ सीख गई हो। हाँ बहन, क्या करे, अब जो किस्मत में था उससे दूर होकर क्या ही कर सकते थे। दीदी ये गर्मी तो बढ़ती जा रही है, एकदम से बढ़ गई। दिन भर बस नहाते रहो ऐसा मन करता है। आपका मन नहीं करता नहाने का? नहीं देवरानी जी, दिन भर अगर नहाएंगे तो बाकी काम कब करेंगे? फिर तो ये लो, आज के दिन तो नहा ही लो, कम से कम थोड़े दिन में सुकून तो रहेगा, काम तो होता रहेगा दिन भर। अरे यार क्या किया तूने यार पूजा, यार तूने तो मुझे पूरा भिगा दिया। अब तूने मुझे भिगाया है तो तुझे भी नहाना चाहिए, ये ले। फिर दोनों एक दूसरे के ऊपर पानी की छींटे डालने लगती हैं। तभी पूजा बोलती है, दीदी हमने तो बहुत नहा लिया, क्यों ना अब इस घर को भी नहला दे। हाँ क्यों नहीं, इस घर को भी नहला देते। मिट्टी की दीवारों को नहाने का इंतजार कर रही होंगी ये सभी। रुको मैं हैंडपंप से पानी लेकर आती हूँ। अब वह दोनों बाल्टी का पानी चारों तरफ दीवारों पर छिड़कने लगती, जिसकी वजह से पूरी दीवारें गीली हो जाती हैं। और फिर कुछ देर बाद, अरे पूजा, तुझे ये महक महसूस हुई? कितनी अच्छी आ रही है। हाँ दीदी, ये तो मिट्टी की खुशबू है, लेकिन आप शायद एक चीज महसूस करना भूल रही हो। इस घर में देखो पहले से बहुत ठंडक हो गई है। अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गई थी, ये सही कह रही है, तो पानी से दीवार भिगो दो। दीदी रात के समय ऐसा ही करेंगे तो सोने में और भी अच्छा लगेगा। पूरे दिन सभी लोग अपने कामों में व्यस्त थे। फिर रात में सभी लोग अपने अपने कमरों में सो जाते हैं। पूजा पंखा थोड़ा तेज चलाओ ना। अब कितनी तेज करूं, हाथ से पंखा करने में दर्द होने लगता है। तो ठीक है, थोड़ा मेरी तरफ कर दो, हवा अच्छे से नहीं लग रही है। काश हमारे घर में भी कूलर होता, कम से कम इस परेशानी से तो छुटकारा मिलता। यहाँ पंखा खरीदने के पैसे तो बचते नहीं और तुम कूलर की बात करती हो। इतना ही कूलर चाहिए था तो महेज में मंगला लेती अपने लिए। बड़ा दहेज दहेज कर रहे हो। आपका घर ये देख रहा हो इस हालत में है कि यहाँ दहेज मिल सके। वो तो पिताजी ने मजबूरी में इस रिश्ते के लिए हाँ कर दिया था। और ये लो पंखा, अब खुद ही हवा करो। हाँ ठीक है, लाओ दो मुझे, मैं खुद ही कर लूंगा। अगले दिन सुबह देवरानी और जेठानी चूल्हे के पास बैठकर काम कर रही होती है। तभी शीला बोलती है, पूछो मुझे लगता है हमारे घर में एसी लगने वाला है। क्या बात कर रहे हो दीदी, इस घर में पंखा लगने की तो कोई संभावना नहीं है और आप एसी की बात कर रही हो। नहीं पूजा, मैं सच कह रही हूँ। कहीं कहीं आपने तो कोई सपना नहीं देखा? हाँ सपने में देखा। मैंने सपने में देखा कि पंखे में एसी जैसी हवा आ रही थी और सभी लोग आराम से सो भी रहे थे। तो दीदी अब आप ज्यादा मत सोचो, सपने को सपना ही रहने दो। अगले दिन शीला एक दूसरे कबाड़ वाले कमरे में सफाई करने के लिए चली जाती है। ये घर तो देखने में इतना ज्यादा गंदा लग रहा है जैसे कई सालों से किसी ने साफ ही नहीं किया हो। ऊपर से इतना सारा सामान भरा हुआ है, इन सब कबाड़ को फेंक देना चाहिए। पता नहीं क्यों क्यों रखा हुआ है इन सबको। अरे हाँ, इसमें कुछ जरूरी सामान भी हो सकता है। काम करती हूँ, इन सब सामान को छांट लेती हूँ।
उफ, इतनी गर्मी इस घर में तो बहुत गर्मी है। मेरा तो इस घर में रहकर कोई काम करने का मन नहीं करता, लेकिन ये तो सही है कि कम से कम आधा काम घर का दीदी संभाल लेती है। अब मेरे हिस्से का काम तो मुझे करना ही पड़ेगा। चलो जल्दी जल्दी से सारा काम कर लेती हूँ, सब खत्म कर लेती हूँ। अरे ये टेबल फैन, अरे ये टेबल फैन की पंखुड़ियां लगती है और इसकी मोटर है ये। हाँ, ये तो बड़ी काम की चीज हो सकती है। अभी तो बहुत सारा सामान है यहाँ, अगर ऐसे ही सफाई करने लगी तो पूरा दिन निकल जाएगा। एक काम करती हूँ, पूजा को भी साथ में बुला लेती हूँ, सभी साथ मिलकर सफाई करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। अरे पूजा, अरे यहाँ आ। अरे कहाँ है, जरा इधर तो आ। क्या बात है दीदी, मैं यहाँ हूँ, थोड़ा काम कर रही थी। अरे वो काम तो रोज होता रहेगा, जरा इधर तो आ जल्दी से, इस कमरे में सफाई करनी है। क्या हुआ दीदी, आज आपको इस कबाड़ वाले कमरे की सफाई करने की क्यों सूझी है? मैं तो रोज सोचती थी, लेकिन इसकी सफाई नहीं हो पाती थी। आज सोचा हम दोनों मिलकर ही इसकी सफाई कर लेते हैं। ठीक है दीदी, चलो जल्दी से सफाई करवा देती हूँ। हाँ चलो, यहाँ से जरूरी सामान अलग अलग करके एक तरफ रख देना। अगले दिन। अच्छा पूजा, तुझे उस कबाड़ वाले कमरे से क्या क्या मिला था? मुझे तो उससे प्लास्टिक की बाल्टी, कुछ 2-3 लीटर वाली वो बोतलें, टेबल फैन, मोटर और कुछ बोरियां और साथ में बांस की लकड़ियां मिली थी, और कुछ नहीं था। इतनी चीजें तो काफी है। अब तुम बस ये समझो कि तुम्हारा कूलर तैयार हो गया, वो भी बिना कोई नया कूलर खरीदे। हैं? ये कैसे, क्या बोल रही हो आप? हाँ, जो जो सामान तुमने इकट्ठा किया है, अब देखना मैं उससे कैसे एक जुगाड़ू कूलर बनाती हूँ। अच्छा ये बात है। वैसे मुझे कुछ प्लास्टिक के पाइप भी मिले हैं जो घर के किचन का पानी बाहर निकालते थे। बहुत अच्छा, इसका मतलब तुमने एसी का भी जुगाड़ कर दिया है। अब देखना मैं उसी पाइप से कैसे जबरदस्त जुगाड़ू एसी बनाती हूँ। अगले दिन घर का सारा काम खत्म करने के बाद दोनों जुगाड़ू कूलर बनाने की तैयारी करना शुरू कर देती है। पूजा, वो पुरानी वाली बाल्टी लेकर आ, पहले हम उससे आगे से काटेंगे। हाँ अभी लाती हूँ। आप हमें इसको एकदम पंखुड़े के आकार में ही काटना होगा ताकि पंखे की हवा बाहर दे सके। अरे दीदी, धीरे धीरे हाथ न कट जाए। कुछ नहीं होगा, तू बस इसे पकड़ कर रख। ये ले, कट गया पूरा। अब हम अगला काम करते हैं। अच्छा, अब आप इसमें ये टेबल फैन लगा रही हो? हाँ, हवा इसी से बाहर निकलेगी। अब मैं क्या करूं? ये जूट की बोरी पकड़, इसे अंदर से बांधना। अब इस बोरी को लगाने से क्या होगा? देख, जब बोरी को गीला करेंगे ना, तब बहुत ठंडी ठंडी हवा आएगी। ओ, इसीलिए हमें पानी वाली बोतल चाहिए। हाँ, बोतल के लिए एक सपोर्ट चाहिए जिससे इसे हम लटका कर रख सके, और नीचे से छेद करना होगा फिर हमें। ठीक है दीदी, वो जो बांस की लकड़ियां मिली थी ना, उससे हम इसको सपोर्ट दे देंगे और 3 हिस्से में सेट कर देंगे। 2 को जमीन से गाड़ देंगे और 1 को ऊपर रख देंगे, दोनों बांसों से बीच में बांध कर। अरे कसकर बांध, कहीं गिर ना जाए, आराम से बांध। पहले एक बोतल लगा दी। हाँ, अब तो सब मुझे सेट लग रहा है, मोटर सेट हो गई है, बोतल लगा दी और अंदर बोरी भी लगी गई है, सब एकदम सेट है। चलो अब जल्दी से चालू करो, देखते हैं कि हमारा जुगाड़ू कूलर कैसा काम करता है। लो, कर दिया चालू। हवा तो आ रही है पर ठंडी नहीं लग रही है। लगता है एक बोतल से काम नहीं चलेगा। एक काम करते, यहाँ पर 3 बोतलें तीनों तरफ सेट कर देते हैं, इससे चारों तरफ की बोरियां गीली हो जाएंगी और फिर पंखा ज्यादा गीलेपन से ठंडी हवा फेंकेगा। हाँ ठीक है, आप सेट कर दो। बस हो गया, अब सही है। दीदी, अब बटन चालू करूं क्या? हाँ कर दे। अरे ये तो सच में पहले से ज्यादा ठंडी हवा दे रहा है। देखा, मैंने कहा था ना। वाह, कितनी ठंडी हवा लग रही है। चलो इसे अब बंद कर देते हैं, आधी रात में चालू कर देंगे, सोने से पहले अच्छा लगेगा। अब आधी रात को कूलर चालू कर दिया जाता है, जिसकी हवा से आंगन से होते हुए सभी कमरों की तरफ जाती है। अगले दिन। अरे दीदी, अब आप क्या करने लगी हो? पूजा, अब मैं यहाँ पर एसी का जुगाड़ कर रही हूँ। अब क्या यहाँ पर आप एसी का पेड़ लगाओगी? बीज कहाँ है एसी का?
अरे नहीं पूजा, ये गड्ढा तो मैं इस प्लास्टिक पाइप को ना लिए बना रही हूँ। तो मैं सोच रही थी कि हमें कबाड़ से जो चीजें मिली थी उस पाइप को इससे सपोर्ट से सेट करना होगा। ओह अच्छा, ये बात है। चलो मैं भी आपकी मदद करवाती हूँ। हाँ तो एक काम कर, जो दूसरी टेबल फैन की पंखुड़ियां रखी थी ना तो उसे लेकर आ जा, और मुंह और पाइप का मुंह सेट करने के लिए ना एल्बो भी लेकर आना। और क्या लाना है दीदी, सब बता दो। इसके अलावा तुम एक प्लास्टिक की टोकरी ले आओ, और जो इस पाइप के बाहर वाले मुंह पर लगेगी। ठीक है। कुछ देर बाद शीला जमीन में बाहर अंदर तक प्लास्टिक पाइप को जोड़ देती है और बाहर वाले एल्बो में जैसे मुंह पर प्लास्टिक की टोकरी लगा देती है ताकि उससे होकर हवा अंदर आ जाए। देखो पूजा, अब हम आंगन में 3 एल्बो लगा देंगे, जैसे तीनों तरफ बाहर अच्छी अच्छी हवा आएगी, यानी तीनों कमरों में हवा जा सकेगी। अच्छा, आप समझी, पंखा बाहर की हवा खींचकर अंदर भेजेगा। लेकिन ये तो गीली बोरी जैसा जुगाड़ नहीं है। क्यों नहीं है? इस जुगाड़ में मिट्टी की गहराई में लगी पाइप को मिट्टी अपनी नमी से ठंडा रखती है, और ठीक इसी तरह जैसे जमीन में से हम ठंडा पानी निकालते हैं, इसी तरह हवा भी ठंडी होकर बाहर निकलती है। वाह दीदी, आपने तो जबरदस्त जुगाड़ लगाया है। वो तो आज रात को ही पता चलेगा। वैसे दीदी, इस कूलर का क्या होगा फिर? रात को एसी और कूलर दोनों ही चलेंगे, ताकि रात में किसी को भी किसी प्रकार की गर्मी ही ना लगे, दिक्कत ही ना हो। अब रात होते ही शीला दोनों जुगाड़ू चालू कर देती है। तीनों कमरे में ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है। तभी किशन पाल बोलते हैं, वाह भाई, आज तो बड़ा मजा आ गया। बड़ी बहू ने जुगाड़ बड़ा जबरदस्त बना दिया, बहुत ही अच्छी नींद आई। अरे पिताजी, एक नहीं दो दो जुगाड़ हैं। हाँ, शीला ने एसी कूलर दोनों बना दिया है। भैया, अब तो पूरी गर्मी अच्छे से नींद आएगी। हाँ कमलेश, और तो और सारा दिन अच्छे से काम भी होगा। इस तरह किशनपाल के परिवार का जुगाड़ पूरे गांव में मशहूर हो गया। पूरे गांव में उसके लोग उसके जुगाड़ में जानने लगे। सभी लोग गर्मी में चैन की नींद सोने लगे और फ्री का जुगाड़ अपना लिया। उनकी गर्मियां अब आराम से बीत रही थी।